नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सांवरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति की सीरीज में अपन राजस्थान की चित्रकला के बारे में अपन देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले अपन ने 2 वीडियो बनाए हैं। इसमें अपन ने क्या देखा, पहले तो अपन ने राजस्थान की चित्रकलाओं का जो उद्भव कहाँ से हुआ, उसके नामकरण के बारे में देखा। और जो सेकंड जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने मेवाड़ चित्रशैली के बारे में थोड़ा विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, और आज अपन ले लेते हैं जो मेवाड़ स्कूल का जो दूसरी चित्रशैली है, वो शैली है कौन सी, तो अपन लिख सकते हैं नाथद्वारा चित्रशैली। देखिए, नाथद्वारा चित्रशैली का जो उद्भव माना जाता है, जो कहाँ से शुरुआत मानी जाती है, तो याद रखना, जब आप सभी को पता है कि 1672 के आसपास आप सभी को पता है कि जब औरंगजेब ने सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, तो 2 पुजारियों ने क्या किया कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति लेकर वो कहां पर आए, तो याद रखना मेवाड़ में आए। ठीक है, और मेवाड़ में आप सभी को पता है उस टाइम पर महाराणा राज सिंह का काल था, और महाराणा राज सिंह ने उस मूर्ति को श्रीनाथ जी जो कि नाथद्वारा में है वहां पर स्थापित किया, और वहीं से जो कि इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो हमारे नाथद्वारा शैली की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो उस मंदिर की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 10 फरवरी सन 1672 में उस मंदिर की स्थापना हुई थी, और वहीं से क्या मानी जाती है, हमारी नाथद्वारा शैली की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लेते हैं नाथद्वारा शैली के बारे में। देखिए, ये नाथद्वारा शैली का जो प्रमुख विषय है वो क्या रहेगा, पिछवाई रहेगा। मैंने आपको जब पढ़ाया था, हस्तकला पढ़ाई थी, तो मैंने आपको पिछवाई कला के बारे में भी बताया था। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली। देखिए, नाथद्वारा शैली का जो प्रमुख विषय रहेगा वो विषय कौन सा रहेगा, पिछवाई रहेगा। इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति के जो पीछे के जो चित्रण होते हैं, पर्दे पर जो चित्रण किए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, पिछवाई कला कहलाती है। और कौन से मंदिर की प्रसिद्ध है, तो श्रीनाथ जी मंदिर, और वो मंदिर कहाँ पर है, तो नाथद्वारा में। ठीक है, इस मंदिर की स्थापना कब हुई, तो अपन ने बात करें 10 फरवरी। यहाँ पर जो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी की अपन बात करें, श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी कहाँ पर है, तो याद रखना नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी कहां पर है, नाथद्वारा। और यहां पर जो मंदिर की स्थापना हुई, इस मंदिर की स्थापना कब से हुई, तो याद रखना 10 फरवरी। मंदिर कब बना, तो याद रखना 10 फरवरी सन 1672, और यहीं से इस शैली का प्रारंभ माना जाता है। यहीं से क्या माना जाता है, इस नाथद्वारा शैली का प्रारंभ माना जाता है। नाथद्वारा शैली का प्रारंभ इस मंदिर की स्थापना से ही माना जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख विषय है वो क्या है, तो याद रखना पिछवाइयां। ठीक है, पिछवाइयां इसका प्रमुख विषय है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको इस शैली में क्या याद रखना है, तो इसके अलावा इस शैली में याद रखना है कि वर्तमान में ये जो शैली है ये व्यावसायिक रूप ले चुकी है। ठीक है, इस शैली के जो चित्रकार है वो अभी वर्तमान में जो इसका चित्रण करते हैं वो व्यवसाय के लिए करते हैं, इसलिए वर्तमान में इसका रूप कौन सा हो गया है, एक प्रकार से ये व्यावसायिक शैली कहलाने लगी है। ठीक है, जिस प्रकार फट चित्रकला है और ये भी है, ये कौन सी शैलियां कहलाएगी, तो याद रखना व्यवसायिक चित्रकला कहलाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो इसे वल्लभी शैली भी कहा गया है। ठीक है, वल्लभी शैली, या फिर आपको भैया पता है कि श्रीनाथ जी के मंदिर से जो जुड़ी हुई एक संगीत है उसे अपन हवेली संगीत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हवेली संगीत। तो इस शैली को अपन हवेली शैली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ अन्य नाम है इस शैली के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अन्य नाम, इसे वल्लभी शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्लभी शैली। इसे अपन हवेली शैली कह सकते हैं। हवेली संगीत से संबंधित है ये शैली, तो हवेली शैली भी कह सकते हैं। और वर्तमान में ये आप सभी को पता है ये शैली कौन सा रूप ले चुकी है, एक प्रकार से व्यावसायिक शैली का रूप ले सकी। यानी कि अपने जो वर्तमान के जो इसके चित्रकार है वो व्यवसाय के लिए इसका चित्रण करते हैं। ठीक है, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए इसका चित्रण करते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके अलावा अब अपन प्रश्न पूछा जाता है इस शैली को किस किस शैली का मिश्रण माना जाता है, तो याद रखना ब्रज शैली। ठीक है, श्री कृष्ण से संबंधित है ब्रज शैली। ब्रज शैली और जो मेवाड़ शैली है, इन दोनों शैलियों का जो मिश्रण माना जाता है वो कौन सी शैली मानी जाती है, नाथद्वारा शैली मानी जाती है। देखिए, अब इसके अलावा अपन क्या बात करेंगे, दोनों शैलियों का मिश्रण। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रज शैली व मेवाड़ शैली का मिश्रण, ब्रज शैली व मेवाड़ शैली का मिश्रण
कहाँ पर देखा जा सकता है? याद रखना, ब्रज शैली और मेवाड़ शैली का मिश्रण देखा जाता है कौन सी शैली में? तो वो शैली कौन सी है? नाथद्वारा शैली। ठीक है, और अभी अपन कह सकते हैं कि इस शैली का जो स्वर्णकाल है वो स्वर्णकाल किसका माना जाता है? तो आप सभी को पता है कि सब राज सिंह जो थे, हमारे महाराणा राज सिंह, इन्हीं के काल में इस मंदिर की स्थापना हुई। तो राज सिंह का जो काल माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? स्वर्णकाल माना जाएगा। ठीक है, तो इस शैली का जो स्वर्णकाल माना जाएगा वो स्वर्णकाल किसका काम माना जाएगा? तो याद रखना, महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह का जो काल माना जाएगा वो राज सिंह का काल क्या माना जाएगा? इसका स्वर्णकाल माना जाएगा। ठीक है, अपन ने कौन सी शैली के बारे में चर्चा की है? देखिए, ये पिछवाई कला के बारे में अपन दिखे गया, शैली के जो प्रमुख चित्र है। इसके अलावा अपन ने शैली के बारे में देखा, इसका जो प्रमुख विषय है कौन से विषय है? तो अपन कह सकते हैं पिछवाई इसका प्रमुख विषय है। कौन सा विषय है? पिछवाई। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा कि ये शैली कहाँ से प्रारंभ हुई? तो श्रीनाथ जी के जो मंदिर है उस मंदिर की स्थापना से प्रारंभ हुई। और कब हुआ स्थापना मंदिर की? तो याद रखना 10 फरवरी सन 1672 में। ठीक है, इस शैली के जो अन्य नाम है वो अन्य नाम क्या क्या है? तो अपन कह सकते हैं एक तो वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है तो वल्लभी शैली। इसके अलावा इसे हवेली शैली, या वर्तमान में ये कौन सा रूप ले चुकी है? तो व्यावसायिक रूप ले चुकी है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो किसके काल में माना जाता है? तो याद रखना, महाराणा राज सिंह के काल इसका स्वर्ण काल माना जाता है। देखिए, और अब अपन बात कर सकते हैं कि इस शैली का जो प्रमुख रंग है। देखिए, 3 चीजें आपको याद रखनी है इस शैली का। देखिए, एक तो आपको याद रखना है इस शैली का प्रमुख रंग, एक तो याद रखना है इस शैली का प्रमुख रंग कौन सा है। दूसरा आपको याद रखना है इस शैली में प्रमुख वृक्ष कौन सा है। मैंने आपको बताया था किशनगढ़ और नाथद्वारा दोनों शैली को जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा है? केला। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है इस शैली में जो पशु पक्षी कौन कौन से जो है जो जिसका चित्रण यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो पशु पक्षी, प्रमुख पशु पक्षी कौन से हैं? प्रमुख पशु पक्षी। देखिए, अब रंग की बात करें तो याद रखना प्रमुख रंग कौन सा है? तो याद रखना पीला व हरा। पीला व हरा इसका प्रमुख रंग है। दूसरी पर बात करें प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना केले की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? केले की। किशनगढ़ शैली और जो नाथद्वारा शैली है इन दोनों में केले की प्रधानता है। केला प्रमुख वृक्ष है इसमें, इसके सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है। ये देखें, इधर देखिए, ये जो केले के पत्ते दिख रहे होंगे आपको, ये केले की प्रधानता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें प्रमुख ऐसे पशु पक्षी कौन से हैं जिनका चित्रण ज्यादा हुआ है। तो याद रखना प्रमुख पशु है गाय, और पक्षी कौन सा है? तो याद रखना मोर। गाय और मोर का इसमें पशु पक्षी के रूप में ज्यादा चित्रण हुआ है। ठीक है, ये अपन किस शैली की चर्चा कर रहे हैं? अपन नाथद्वारा शैली की चर्चा कर रहे हैं। और अब इसके अपन देखते हैं जो चित्रकार है उन चित्रकारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, चित्रकार में कौन कौन आएगा? तो जो नॉर्मल अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर दो महिला चित्रकार प्रसिद्ध है, और महिला चित्रकार कौन कौन है, कौन कौन सी है? तो कमला और इलायची। ठीक है, अपने एक दो शैलियां और भी पढ़ेंगे जिसमें महिला चित्रकार है, जैसे अजमेर शैली, इसमें साहिबा नाम की महिला चित्रकार है, इसमें भी कमला और इलायची नाम की जो महिला चित्रकार है इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो कमला और महिला चित्रकार होगी, इसके अलावा नारायण, चतुर्भुज, इसके अलावा तुलसीराम, घासीराम, इसके अलावा हरदेव, रामचंद्र, ये आदि चित्रकार किससे संबंधित है? तो ये चित्रकार किससे संबंधित है? ये अपन कह सकते हैं नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। तो अपन बात कर लेते हैं इनके चित्रकारों के बारे में। इस शैली के चित्रकार देखिए, चित्रकारों में आपको पहले तो याद रखना महिला चित्रकार कौन कौन सी है। याद रखना महिला चित्रकार कौन कौन सी है? तो एक तो होगी कमला और दूसरी होगी इलायची। ठीक है, महिला चित्रकार कौन सी होगी? कमला और इलायची। कमला और दूसरी पर बात कर सकते हैं इलायची। कमला और इलायची। ठीक है, पुरुष के बारे में आपको याद रखना है। पुरुष चित्रकार में आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। तो याद रखना चित्रकारों के बारे में, एक तो है घासीराम, एक है तुलसीराम, घासीराम, तुलसीराम, एक है चतुर्भुज, एक है भगवान, एक है नारायण। ठीक है, घासीराम, तुलसीराम, चतुर्भुज, भगवान, नारायण, या फिर रामचंद्र, देवकृष्ण, ये आदि जो चित्रकार है अपन और लिख सकते हैं रामचंद्र,
देवकृष्ण ये आदि चित्रकार किससे संबंधित है? तो याद रखना देवकृष्ण ये आदि चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये शैली कौन सी हो गई? नाथद्वारा शैली। कौन सी शैली हो गई? नाथद्वारा शैली। ठीक है। इसके अलावा अपन इसमें बात कर सकते हैं इसके जो प्रमुख चित्र है वो प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? जैसे कृष्ण और यशोदा के चित्र, इसके अलावा अपन कह सकते हैं पिछवाइयों के चित्र, गोपियों के चित्र, कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र, कृष्ण की रास लीलाओं के चित्र, ये आदि चित्रण किस में होता है? तो याद रखना पिछवाई कला में होता है। ठीक है। तो अपन चित्रकला में प्रमुख चित्रों की बात करें, प्रमुख चित्र किस किस के होंगे? तो याद रखना प्रमुख चित्र जैसे अपन कह सकते हैं कृष्ण की बाल लीलाएं, बाल लीलाएं, कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण और यशोदा के चित्र, कृष्ण और यशोदा के चित्र, इसके अलावा कृष्ण की रास लीलाओं के चित्र, कृष्ण की रास लीलाओं के चित्र, इसके अलावा अपन लिख सकते हैं गोपियों के चित्र, ग्वालों के चित्र, ठीक है, पिछवाइयां चित्रित, पिछवाइयां जो कहां पर बनती है? तो याद रखना है नाथद्वारा। ये सारे जो चित्र प्रमुख चित्र है ये किससे संबंधित है? तो याद रखना नाथद्वारा शैली से संबंधित है। ठीक है। एक बार इसके बारे में वापस देख लेते हैं। देखिए अपन सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? अपन ने मेवाड़ स्कूल के बारे में बात की थी और उसमें अपन ने कौन से चित्र शैली के बारे में बात कर ली? पहले मैं उदयपुर शैली की, और अब अपन बात कर रहे हैं कौन सी? नाथद्वारा शैली की। इसका जो प्रमुख विषय है वो कौन सा है? तो प्रमुख विषय कौन सा? पिछवाई इसका प्रमुख विषय है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए कि ये इसका प्रारंभ कहां से माना जाता है? तो इस मंदिर के निर्माण से इसका प्रारंभ माना जाता है। और इसका जो स्वर्णकाल किसके काल में माना जाता है? तो महाराणा राज सिंह के कार्यकाल में। यह ऐसी शैली है जिसमें ब्रज शैली, और यह ऐसी शैली है जिसमें ब्रज शैली और मेवाड़ शैली का मिश्रण देखा जा सकता है। और फिर अपन बात करें इसमें जो प्रमुख रंग कौन कौन से हैं? तो याद रखना इसके प्रमुख रंग है पीला और हरा। प्रमुख रंग कौन सा है? पीला और हरा इसके प्रमुख रंग है। फिर बात करें अपन इसका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो केले के पत्ते इसके प्रमुख वृक्ष के रूप में चित्रित किए गए हैं। और मैक्सिमम किसका जो चित्रण हुआ है पशु पक्षी के रूप में? तो गाय और मोर का चित्रण हुआ है। गाय और मोर का क्या हुआ है? चित्रण। ठीक है। महिला चित्रकार की बात करें तो याद रखना इसमें जो दो प्रसिद्ध महिला चित्रकार है, ये कई बार पूछी भी गई है, और आपको याद रखना है कमला और इलायची महिला चित्रकार किससे संबंधित है? तो नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। फिर पुरुषों में आपको याद रखना है घासीराम। देखिए इस चित्र शैली की एक विशेषता ये भी कह सकते हैं कि जितने भी भगवान के नाम है उन चित्रकारों के नाम भी भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगर आपको याद रखना है थोड़े ट्रिक के हिसाब से, तो भगवान के नाम से इनके चित्रकारों के नाम जुड़े हुए हैं। देखिए घासी राम आ गया, देखिए तुलसी राम आ गया, चतुर्भुज ये भी विष्णु का अवतार है, भगवान नाम से स्पष्ट है, नारायण भी नाम से रामचंद्र, और देवकृष्ण, ये सारे एक प्रकार से अपन कह सकते हैं भगवान के नाम है। भगवान के नाम के जो चित्रकार है, भगवान के नाम के चित्रकार, वो चित्रकार किस शैली में देखे जा सकते हैं? तो भगवान के नाम के चित्रकार देखे जा सकते हैं कौन सी शैली में? तो अपन कह सकते हैं वो कौन सी शैली है? नाथद्वारा शैली। ठीक है। फिर अपन बात करें इसके जो प्रमुख चित्र या प्रमुख विषय कौन कौन से रहे हैं, तो कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में, कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में, कृष्ण की यशोदा और कृष्ण के बारे में, और पिछवाइयों के बारे में इसके प्रमुख चित्र रहे हैं। और अब अपन जो चर्चा करेंगे वो एक और शैली के बारे में। अब अपनी जो इस शैलियों में बात करें तो एक तो चावंड शैली बची है, एक देवगढ़ शैली बची है, और मेवाड़ स्कूल में एक और बची है शाहपुरा शैली। तो अपन बात करते हैं चावंड शैली की। देखिए चावंड के बारे में आपको याद रखना है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। तो अपन चावंड शैली के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए अगली शैली कौन सी हो गई? तो देखो पिछवाई दूसरी शैली हो गई और ये तीसरी शैली। तीसरी कौन सी हो गई? तो आपको याद रखना है चावंड शैली। ये किस स्कूल का पार्ट है? तो आप सभी को पता है मेवाड़ स्कूल के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में अभी तक अपन। और चावंड शैली आप सभी को पता है मेवाड़ शैली का पार्ट है। और याद रखना इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है वो किसके काल में माना जाता है? तो अमर सिंह फर्स्ट के काल में इसका क्या माना जाता है? स्वर्णकाल। और आरंभ कब से माना जाता है? तो याद रखना महाराणा प्रताप के काल से इसका क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। लगभग सन 1585 में इसका आरंभ माना जाता है। देखिए इसका जो आरंभ अपन बात करें, आरंभ इस शैली का आरंभ कब से माना जाता है? तो शुरुआत अपन कह सकते हैं शुरुआत मानी जाती है महाराणा प्रताप के काल में। महाराणा प्रताप के काल में
और महाराणा प्रताप के काल में कब से मानी गई, तो याद रखना 1585 में। 1585 में जब चावंड को राजधानी बनाया तभी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, फिर अपन बात करें कि इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है वो कब से माना जाता है, तो याद रखना स्वर्णकाल माना जाता है कब से, तो याद रखना अमर सिंह फर्स्ट का जो काल है, अमर सिंह फर्स्ट का काल, वो अमर सिंह फर्स्ट का काल क्या माना जाता है, इसका स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, अमर सिंह फर्स्ट का काल क्या माना जाता है, स्वर्णकाल। आपको याद रखना है चावंड मेवाड़ की एक राजधानी रही है और अब तक 9 राजधानियां रह चुकी है मेवाड़ की। ठीक है, जिसमें जो सबसे अंतिम राजधानी उदयपुर राजधानी रही और सबसे फर्स्ट अपन कह सकते हैं नागदा। देखिए अपन बात कर सकते हैं जो बप्पा राउल थे, बप्पा राउल ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई, तो अपन कह सकते हैं नागदा में बनाई। फिर अल्लट की बात करें तो उसने कहाँ बनाई, तो उसने आहड़ में बनाई। जेतर सिंह की बात करें तो इसको एक बार लिखते हैं। देखिए मेवाड़ की 9 राजधानियों की चर्चा करना, देखिए इसको भी लिख ही लो आप, मेवाड़ की 9 राजधानियां, 9 राजधानियां, मेवाड़ की 9 राजधानियां कौन कौन सी है देखना। सबसे पहले तो अपन पहली जो राजधानी बनाई गई थी मेवाड़ की राजधानी वो कौन सी है, तो आपको याद रखना फर्स्ट राजधानी बनाई गई थी वो कौन सी बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी नागदा। और नागदा किसने बनाई, तो आपको याद रखना बप्पा रावल ने। किसने बनाई, बप्पा रावल। उसके बाद आपको याद रखना है नागदा के बाद जो राजधानी बनी है वो कौन सी बनी है, तो आहड़ बनी है। और अल्लट ने जो राजधानी बनाई है वो कौन सी बनाई है, आहड़। आहड़ को राजधानी किसने बनाया, तो अल्लट ने बनाया, अल्लट ने बनाया। उसके बाद जेतर सिंह आए और जे कालांतर में जेतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। चित्तौड़ को क्या बनाया, अपनी राजधानी। तो तीसरी अपन राजधानी की बात कर सकते हैं चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को क्या बनाया, राजधानी। और चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, तो अपन लिख सकते हैं जेतर सिंह। किसने बनाया, जेतर सिंह। इसके बाद अपन बात करें जो चौथी राजधानी बनी है वो उदयपुर के उदय सिंह के कार्यकाल में बनी थी। और वो राजधानी कौन सी बनी थी, आपको याद रखना है उदयपुर। ठीक है, और उदय सिंह के कार्यकाल में, उदय सिंह के कार्यकाल में ये राजधानी कौन सी बनी, तो उदयपुर बनी। और जब उदयपुर पर जब आक्रमण हो चुका था तो ऐसी स्थिति में उदय सिंह गोगुंदा चले जाते हैं और उदय सिंह ने जो अपनी 5वीं राजधानी बनाई है वो कौन सी बनाई है, तो याद रखना गोगुंदा। उदय सिंह ने ही गोगुंदा को भी अपनी राजधानी बनाया और किसको अपनी राजधानी बनाया, उदयपुर को भी राजधानी बनाया। ठीक है, फिर प्रताप का समय आता है तो महाराणा प्रताप जो अपनी पहली राजधानी बनाते हैं वो कुंभलगढ़ को बनाते हैं और अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाते हैं, चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं एक तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ को राजधानी किसने बनाया, तो आपको याद रखना है प्रताप ने बनाया कुंभलगढ़। और जो इसके बाद प्रताप ने राजधानी बनाया था किसको, चावंड को राजधानी बनाया था। ये कुंभलगढ़ और चावंड दोनों राजधानी किसने बनाई, तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने ये दोनों राजधानियां बनाई। ठीक है, और उसके बाद वापस अपन कह सकते हैं अमर सिंह के कार्यकाल में चित्तौड़ को वापस क्या बनाया गया था, राजधानी। संधि के तहत चित्तौड़ वापस दे दिया गया था और चित्तौड़ को क्या बनाया गया था, राजधानी। ठीक है, तो चित्तौड़ अपन कह सकते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को क्या बनाया गया था, राजधानी। किसके कार्यकाल में, अमर सिंह के कार्यकाल में। और जो सबसे अंतिम राजधानी रही है एकीकरण के समय वो कौन सी राजधानी रही है, तो याद रखना अंतिम राजधानी रही वापस कौन सी, उदयपुर रही है। कौन सी राजधानी रही है, उदयपुर इसकी राजधानी रही है। ठीक है, तो अपन मेवाड़ की राजधानियों के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली है। सबसे जो पहली राजधानी रही है वो पहली राजधानी कौन सी रही है, तो नागदा बप्पा रावल के टाइम पर। और सबसे एकीकरण के टाइम पर जो राजधानी रही है कौन सी, उदयपुर। प्रताप ने कितनी राजधानियां बनाई, तो 2 राजधानियां बनाई, कुंभलगढ़ और चावंड। और उदय सिंह की 2 राजधानियां कौन कौन सी है, तो उदयपुर और गोगुंदा। अपन किस शैली की बात कर रहे हैं, चावंड शैली की बात कर रहे हैं, जिसमें जो मूल आरंभ माना जाता है वो महाराणा प्रताप के काल में माना जाता है। और कब से माना जाता है, तो सन 1585 में। और इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो कब से माना जाता है, तो वो माना जाता है अमर सिंह फर्स्ट। ठीक है, चावंड शैली में आपको एक ही बात याद रखनी है, इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो उसका नाम क्या है, तो याद रखना निशारुद्दीन या निशारुद्दीन इसका प्रसिद्ध चित्रकार है। और उसने रागमाला पर चित्रण किया था। आप सभी को पता है रागमाला पर 3 चित्र चित्रित हुए थे, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। चावंड शैली में भी हुआ था, जोधपुर शैली में भी हुआ था और जोधपुर में एक और भी चित्रण हुआ था। आपको याद रखना 3-4 बार चित्रण हुआ था रागमाला पर। और आपको याद रखना मेवाड़ शैली में भी हुआ था। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं जो इसमें जो मूल जो चित्र बना है वो रागमाला पर चित्र किया गया था 1605 में। और उसका चित्रण किसने किया, तो निशारुद्दीन ने चित्रण किया। तो देखो अपन इसके चित्रकार की बात करते हैं
इस चावंड शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार है उनका नाम क्या है, तो याद रखना चित्रकार का जो नाम है, चित्रकार का नाम है उसका नाम क्या है, तो याद रखना निसारुद्दीन। निसारुद्दीन चित्रकार का नाम क्या है, तो याद रखना निसारुद्दीन इसका नाम है। ठीक है, और इसने सन 1605 में किसका चित्रण किया, तो याद रखना रागमाला ग्रंथ पर चित्रण किया। और याद रखना ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का सबसे बड़ा चित्र सेट है, इसके बारे में ये भी याद रखना है। ये जो चित्र है, ये चित्र अपन कह सकते हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का सबसे बड़ा चित्र, सबसे बड़ा चित्रित सेट, सबसे बड़ा चित्रित सेट। और ये चित्रित सेट किसका है, तो याद रखना रागमाला का। मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा जो चित्रित सेट है वो रागमाला का है। और कौन सी शैली में है, ये चावंड शैली में है। और इसका नाम क्या है, तो याद रखना इसका नाम रागमाला पर चित्रित हुआ है। और चित्रकार का नाम क्या है, तो याद रखना निसारुद्दीन चित्रकार है। 1605 में इसने क्या किया था, चित्रण किया था। ठीक है, चावंड शैली में एक और चित्र का भी चित्रण हुआ है, ढोला मारू पर चित्रण हुआ है। और ढोला मारू पर चित्रण कब हुआ, तो सन 1592 में हुआ था। और इस ढोला मारू के जो चित्रण है वो वर्तमान में कहां पर सुरक्षित है, तो याद रखना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो एक तो अपन चित्र रागमाला की बात कर रहे हैं, और एक और जो इंपॉर्टेंट चित्र आ रहा है वो उसका नाम क्या है, तो याद रखना दूसरा चित्र। एक तो हो गया रागमाला का, और दूसरा आपको याद रखना है ढोला मारू। ढोला मारू एक प्रेम कथा है, मारवाड़ की प्रेम कथा ढोला मारू। और इस पर जो चित्रण हुआ है इसमें कब हुआ, तो सन 1592 में हुआ। और ये वर्तमान में, ये चित्र वर्तमान में कहां पर है, याद रखना राष्ट्रीय संग्रहालय। और वर्तमान में ये चित्र कहां पर है, तो याद रखना राष्ट्रीय संग्रहालय। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है, तो याद रखना राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में है। कहां पर है ये राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में। ठीक है, ये अपनी कौन सी शैली खत्म हो गई, ये अपनी चावंड शैली खत्म हो गई। देखिए चावंड शैली के बारे में अपन ने क्या देखा कि चावंड शैली के बारे में अपन ने क्या देखा है कि इसका आरंभ महाराणा प्रताप के समय माना जाता है। स्वर्णकाल कब से माना जाता है, तो अमर सिंह के काल में माना जाता है। इसके अलावा जो मेवाड़ की जो 9 राजधानी थी इसकी भी अपन ने चर्चा की है, जिसमें पहली राजधानी नागदा और 9वीं राजधानी कौन सी, उदयपुर, जो सबसे अंतिम राजधानी रही है। प्रताप के समय भी 2 राजधानियां रही है, कुंभलगढ़ और चावंड। और उदय सिंह के कार्यकाल में भी मेवाड़ और गोगुंदा राजधानी रही है। इनके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है मेवाड़ वंश। और इसके अलावा जो चित्रकार है वो चित्रकार कौन कौन से हैं, निसारुद्दीन। और निसारुद्दीन ने रागमाला पर चित्रण किया था सन 1605 में, और फिर ढोला मारू पर भी चित्रण हुआ था। ठीक है, अब अपन बात कर सकते हैं किसके बारे में, तो अब अपन बात कर सकते हैं इसके अलावा दूसरी जो चित्रशैली है शाहपुरा चित्रशैली की बात कर लेते हैं। देखिए एक तो देवगढ़ है और एक है शाहपुरा, तो पहले शाहपुरा ले लेते हैं फिर देवगढ़ लेते हैं। देखिए शाहपुरा चित्रशैली का जो प्रमुख विषय है, ये शाहपुरा कहां पर है, तो याद रखना भीलवाड़ा में है। अपन देखते हैं, देखिए अगली जो शैली है चौथी अपन देखते हैं। देखिए शाहपुरा शैली, शाहपुरा चित्रशैली। शाहपुरा चित्रशैली, और शाहपुरा कहां पर है, तो आप सभी को पता है भीलवाड़ा। कहां पर है, भीलवाड़ा में शाहपुरा है। ठीक है, इस चित्रशैली का जो प्रमुख विषय रहा है वो विषय कौन सा रहा है, तो आपको याद रखना फड़ चित्रण इस चित्रशैली का प्रमुख विषय रहा है। और आप सभी को पता है कि इसके जो प्रसिद्ध चित्रे हैं उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है श्रीलाल जोशी। क्या नाम है इनका, श्रीलाल जोशी। और इनकी जो भारत की जो पहली महिला फड़ चित्रकारी किसने की, तो इन्हीं की जो पत्नी है उनका नाम है पार्वती जोशी। इन्हीं की जो पत्नी है उनका नाम क्या है, पार्वती जोशी। और पार्वती जोशी भी आपको याद रखना है किसके बारे में, किसकी चित्रकार है, तो याद रखना फड़ चित्रण कला में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अपन ने शाहपुरा चित्रशैली के बारे में बताया है। शाहपुरा का जो मूल विषय है वो फड़ चित्रण है। और आपको याद रखना है फड़ चित्रकला के बारे में या फड़ चित्रण के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। विभिन्न प्रकार की फड़ होती है, जैसे रामदड़ा कृष्णदला की फड़, बाबा रामदेव की फड़, बाबूजी की फड़, ठीक है, देवनारायण की फड़, इन सभी के बारे में अपन ने चित्रकला वाले या हस्तकला वाले जो टॉपिक है उसमें चर्चा पहले से ही कर ली है। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं देवगढ़ शैली। ठीक है, ये देवगढ़ कहाँ पर है, तो आप सभी को याद रखना है देवगढ़ है राजसमंद में। ठीक है, इस देवगढ़ ठिकाने की
स्थापना कब हुई तो याद रखना राणा जयसिंह के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाले कौन थे तो याद रखना रावत द्वारकादास चुंडावत ने स्थापना की थी। और स्थापना कब की तो याद रखना सन 1680 में की थी, सन 1680 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं अगली शैली की। देखिए अपन बात करते हैं अगली शैली की, पांचवी शैली, और उनका नाम क्या है तो याद रखना देवगढ़ शैली। मेवाड़ स्कूल की ये सबसे अंतिम शैली है देवगढ़ शैली। और देवगढ़ कहां पर है तो आप सभी को याद रखना है राजसमंद में। ये मेवाड़ का एक ठिकाना था, राजसमंद। देखिए देवगढ़ के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इस ठिकाने की स्थापना कब हुई तो याद रखना यह देवगढ़ कहां पर है तो याद रखना ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। देवगढ़ मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। साथ ही साथ आपको याद रखना है इस देवगढ़ की जो स्थापना है, इस ठिकाने की जो स्थापना है वो कब हुई तो याद रखना सन 1680 में हुई। और किसने की तो याद रखना रावत, किसने की रावत द्वारकादास चुंडावत ने। स्थापना कब हुई तो रावत द्वारकादास चुंडावत, द्वारकादास चुंडावत ने की द्वारा स्थापना। ठीक है, और किसके समय हुई, उस टाइम पर मेवाड़ का शासक कौन था तो याद रखना उस टाइम पर मेवाड़ महाराणा कौन था तो याद रखना मेवाड़ महाराणा उस टाइम पर थे जय सिंह। कौन थे, जय सिंह उस टाइम पर मेवाड़ महाराणा थे। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि जो देवगढ़ शैली के या देवगढ़ के जो ठिकानेदार होते हैं वो क्या कहलाते हैं तो 16वें उमराव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देवगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार। तो अपन लिख सकते हैं इसके ठिकानेदार, देवगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार क्या कहलाते हैं 16वें उमराव। ठिकानेदार क्या कहलाता है तो याद रखना 16वें उमराव कहलाते हैं। 16वें उमराव कौन कहलाते हैं, देवगढ़ शैली के या देवगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार कहलाते हैं। ये तो अपन ने शैली की बात नहीं की, ये तो अपन ने किसकी बात की है, देवगढ़ ठिकाने की बात की है। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं देवगढ़ शैली की बात करते हैं। तो याद रखना देवगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय होता है, प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है तो याद रखना श्री रंगधर को जाता है। किसे जाता है, श्रीधर को जाता है। श्रीधर अधारे को इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, और ये शैली अपन कह सकते हैं मारवाड़, उदयपुर और जयपुर की मिश्रित शैली है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में कुछ और बातें, जैसे देवगढ़ शैली के बारे में क्या याद रखना है। एक तो याद रखना है इसके बारे में कि ये जयपुर, मारवाड़ प्लस मेवाड़ की मिश्रित शैली है। मेवाड़ की मिश्रित शैली। देखिए एक तो अपन ने देखा था कि ब्रज शैली और मेवाड़ शैली का मिश्रण कहाँ देखा गया तो नाथद्वारा शैली में, और जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ इन तीनों का मिश्रण कहाँ देखा गया तो याद रखना ये देखा गया है देवगढ़ शैली में। ठीक है, और इसमें इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है तो आपको याद रखना है श्रीधर अधारे। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं अगला, देखिए इसे प्रकाश में लाने का श्रेय, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, श्रेय किसे जाता है तो याद रखना श्रीधर अधारे, श्रीधर अधारे को जाता है। ठीक है, श्रीधर अधारे इस शैली को किस में क्या कहाँ लेकर आए, प्रकाश में लेकर आए। ठीक है, श्रीधर अधारे इसको प्रकाश में लेकर आते हैं। ठीक है, और ये मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर की मिश्रित शैली है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें याद रखना है इसमें प्राकृतिक परिवेश का चित्रण होता है, इसमें इसके अलावा श्रृंगार का चित्रण होता है, ठाट बाट का चित्रण होता है, सवारियों का चित्रण होता है, और यहाँ पर शिकार के दृश्य भी देखे गए हैं। तो इसमें जो प्रमुख चित्र है उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए देवगढ़ शैली में अपन बात करेंगे आगे, इसके जो प्रमुख चित्र है वो किस पर चित्रित हुए तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखिए प्रमुख चित्र और किस पर चित्रित हुए तो देख लो, एक तो अपन कह सकते हैं शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य कहां पर चित्रित हुए तो यहीं पर चित्रित हुए। इसके अलावा ठाट बाट पर चित्रण,
सवारियों पर चित्रण, ठीक है, हाथी की सवारी, घोड़े की सवारी अपन कह सकते हैं, इस पर चित्रण हुआ है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं प्राकृतिक परिवेश और श्रृंगार पर भी इस पर चित्रण हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश और श्रृंगार, परिवेश और श्रृंगार पर क्या हुआ है इसमें चित्रण, ठीक है। इन सभी पे चित्रण हुआ है, किस पर, कौन सी शैली में, देवगढ़ शैली में, ठीक है। इस चित्र शैली के आपको जो चित्रकार है वो भी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, कि आपको याद रखना है इसके चित्रकार कौन है, तो याद रखना बगता, कमला, बैजनाथ, ठीक है, नंगा, चोखा, ये इससे हरचंद्र, ये सारे जो इसके क्या है चित्रकार है, इसके बारे में आपको याद रखना, ठीक है। देखिए कमला नाम के 2 चित्रकार थे, ये भी इसमें याद रखना है। इसके चित्रकारों की बात करें अपन तो चित्रकार कौन कौन से है तो याद रखना, चित्रकार है उनके नाम है आपको याद रखने हैं, क्या क्या नाम है उनके, तो अपन देखते हैं। देखिए बगता, कमला, कमला नाम के 2 हैं, एक तो कमला फर्स्ट और एक कमला सेकंड, ठीक है। इसके अलावा चोखा, एक और व्यक्ति नंगा भी नाम सा एक व्यक्ति है, बैजनाथ, बैजनाथ, और एक और चित्रकार है जिसका नाम है हरचंद्र। ये जो सारे चित्रकार है ये किस शैली के चित्रकार है, तो अपन कह सकते हैं वो शैली कौन सी है, वो शैली हो जाएगी कौन सी, देवगढ़ शैली हो जाएगी, ठीक है। देवगढ़ शैली के बारे में अपन ने देख लिया। देखिए देवगढ़ शैली के बारे में अपन ने क्या क्या देखा, देखिए एक बार वापस देख लेते हैं। देवगढ़ कहाँ पर है तो याद रखना राजसमंद में, और ये मेवाड़ का एक ठिकाना था, ठीक है। किसका ठिकाना था, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। इसकी स्थापना सन 1680 में हुई है। देवगढ़ ठिकाने की इस स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, तो रावत द्वारकादास चुंडावत ने इसकी स्थापना की थी। और उस टाइम पर हमारे मेवाड़ महाराणा कौन थे, तो जयसिंह इस टाइम पर मेवाड़ महाराणा थे, ठीक है। इसके जो ठिकानेदार है वो क्या कहलाते हैं, तो 16 उमराव कहलाते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ का जो मिश्रण है वो किस शैली में देखा जाता है, तो वो देवगढ़ शैली में देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो याद रखना श्रीधर अधारे को अधारे को जाता है। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं शिकार के दृश्य, ठाट बाट, सवारी, प्राकृतिक परिवेश और श्रृंगार आदि का जो चित्रण हुआ है, इस विषयों पर चित्रण हुआ है वो किस शैली में हुआ है, तो देवगढ़ शैली में हुआ है। और फिर बात करें अपन बगता, कमला फर्स्ट, कमला सेकंड, बैजनाथ, नंगा, चोखा, हर चंद, ये सारी जो चित्रकार है वो किस शैली के हैं, तो ये चित्रकार है किस शैली के संबंधित, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चित्रकार है। बैजनाथ ले लो, बगला ले लो, बगता ले लो, चोखा है, इन सभी के बारे में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अब अपन जो चर्चा करेंगे वो किस शैली के बारे में चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे अपन मारवाड़ स्कूल के बारे में अब अपन चर्चा करेंगे। देखिए मारवाड़ स्कूल के बारे में आपको क्या याद रखना है, देखिए अपन ने पहले मेवाड़ स्कूल के बारे में देखा है जिसमें मेवाड़ चित्र शैली की चर्चा की है, उसके अलावा नाथद्वारा की चर्चा की है, छापरा की चर्चा की है, देवगढ़ की चर्चा की है और चावंड शैली, इन 5 शैलियों की अपन ने चर्चा कर ली है। और अब अपन बात करते हैं जोधपुर शैली, मारवाड़ स्कूल में भी जोधपुर। देखिए पहला स्कूल तो अपन ने देख लिया, मेवाड़ स्कूल अपना पूरा हो गया। और अब अपन चर्चा करते हैं, देखिए अब अपन चर्चा कर लेते हैं कौन से स्कूल की, जोधपुर स्कूल की। देखिए जोधपुर, ठीक है। सेकंड जो स्कूल आएगा अपना कौन सा आएगा, वो आएगा मारवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल आएगा, मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल। देखिए मारवाड़ स्कूल में आपको जो सबसे जो मूल शैली के बारे में याद रखना है, इसकी जो प्रमुख शैली है वो शैली कौन सी है, तो अपन कह सकते हैं जोधपुर शैली, या इसी को अपन मारवाड़ शैली भी कहते हैं। तो अपन बात करेंगे पहले कौन सी शैली की, तो इसकी जो पहली शैली है वो शैली कौन सी है, जोधपुर शैली। इसके अलावा बीकानेर शैली, इसके अलावा जैसलमेर शैली, इसके अलावा सिरोही शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, ये सारी शैलियाँ किससे संबंधित है, ये शैली मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। तो अपन सबसे पहले कौन सी शैली ले रहे हैं, जोधपुर शैली। देखिए
इस जोधपुर शैली के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है कि अपन ने देखा था मारवाड़ स्कूल में 2 चित्र भी चित्रित हुए थे, जिसमें अपन ने देखा था 1060 में चित्रित हुए थे और वर्तमान में वो कहाँ पर है, वो दोनों चित्र जैन भद्रशूरी संग्रहालय में सुरक्षित है और वो विश्व का सबसे बड़ा भूमि संग्रहालय है। ठीक है, और अब जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी शैली की कर रहे हैं, वो जोधपुर शैली की अपन चर्चा कर रहे हैं। और जो जोधपुर शैली का जो उद्भव माना जाता है, जो शुरुआत मानी जाती है, वो किसके कार्यकाल में मानी जाती है, राव मालदेव के कार्यकाल में मानी जाती है। ठीक है, फिर बात करें अपना इसका जो स्वर्णकाल है, वो स्वर्णकाल 2 लोगों के कार्यकाल में माना जाता है, एक तो जसवंत सिंह फर्स्ट और एक अपन कह सकते हैं मान सिंह के कार्यकाल में इनका स्वर्णकाल माना जाता है। देखिए, अब अपन वापस बात कर रहे हैं किसकी, जोधपुर शैली की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या याद रखना है, पहली बात तो इसमें याद रखनी है कि इस शैली की शुरुआत किसके कार्यकाल में मानी जाती है। शुरुआत कार्यकाल में मानी जाती है, उसका नाम है मालदेव, राव मालदेव के कार्यकाल, राव मालदेव के काल, मालदेव के काल में। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि इसका जो स्वर्णकाल है वो किसके काल में माना जाता है, तो याद रखना एक तो जसवंत सिंह फर्स्ट और एक मान सिंह, जो कि आप सभी को पता है नाथ संप्रदाय का जो अपन कह सकते हैं अनुयायी था, वो मान सिंह, उस मान सिंह के कार्यकाल को भी स्वर्णकाल माना जाता है और एक जसवंत सिंह फर्स्ट के कार्यकाल को भी क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। तो इस शैली का जो स्वर्णकाल की बात करेंगे, स्वर्णकाल 2 हो गए। देखिए, एक तो अपन बात कर रहे हैं जसवंत सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह फर्स्ट, व एक और है कौन, मान सिंह। इनको मान नाथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। ठीक है, और इसी नाथ संप्रदाय के साथ इन्होंने महामंदिर, जोधपुर में भी महामंदिर की स्थापना की है, जो नाथ संप्रदाय का मंदिर है एक प्रकार से। और इसके अलावा अपन याद कर सकते हैं या इसके बारे में लिख सकते हैं कि इस शैली में एक तो अपन ने देख ली कि इस शैली की शुरुआत कब से मानी गई, तो राव मालदेव के समय मानी गई। और इस शैली का जो स्वर्णकाल कब से माना गया, तो अपन कह सकते हैं जसवंत सिंह फर्स्ट और मान सिंह के कार्यकाल में माना गया है। फिर अपन देखते हैं कि इस शैली पर मुगल प्रभाव कब पड़ा या फिर इस शैली पर जो कंपनी शैली का प्रभाव कब पड़ा। तो अपन 2 फैक्ट और देखते हैं, इस शैली पर मुगल प्रभाव कब पड़ा, इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव कब से पड़ा, तो आपको याद रखना है मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और उन्हीं के काल से अपन कह सकते हैं इस शैली पर क्या हुआ था, मुगल प्रभाव। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह के काल में इस शैली पर क्या पड़ा, मुगल प्रभाव पड़ा। और जो तख्त सिंह है, तख्त सिंह के कार्यकाल में आप सभी को पता है कि सभी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधियां की थी मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि सन 1818 के जो आसपास है, ये जो काल है, ये सभी शैलियों में जो कंपनी का जो प्रभाव पड़ने वाला ये काल वो माना जाता है 1818 वाला। तो अपन कह सकते हैं कंपनी शैली का प्रभाव, कंपनी शैली का प्रभाव को पड़ा, तो याद रखना अंग्रेजों का प्रभाव कह सकते हैं या कंपनी शैली का, ईस्ट इंडिया कंपनी शैली का जो प्रभाव है वो कब से माना जाता है, तो कंपनी शैली का प्रभाव माना जाता है कब से, तो तख्त सिंह के कार्यकाल में। यानी कि उस टाइम पर जो हमारे शासक थे वो कौन थे, तो याद रखना तख्त सिंह थे। तख्त सिंह उस टाइम पर हमारे क्या थे, मारवाड़ के या जोधपुर के क्या थे, शासक थे। ठीक है, अपन ने क्या देखा कि इसका जो शुरुआत है, अपन ने क्या देखा, इसका जो इस शैली की शुरुआत है वो मालदेव के काल में मानी जाती है और इस शैली की जो स्वर्ण काल है वो जसवंत सिंह फर्स्ट के काल में और मान सिंह फर्स्ट के काल में मानी जाती है। और साथ ही साथ इसके जो मुगल काल में अपन कह सकते हैं मुगल शैली का प्रभाव कब से माना जाता है, तो मोटा राजा उदय सिंह के काल में। और कंपनी शैली का जो प्रभाव है वो कब से आता है, तो तख्त सिंह के कार्यकाल में, जब अपन इस अंग्रेजों से क्या करते हैं, संधि करते हैं। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया था कि जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली का जो प्रमुख रंग है वो रंग कौन सा होगा, तो मैंने बताया था रेतीली मिट्टी है उसका रंग पीला होता है, तो इसका रंग भी कौन सा माना जाएगा, पीला। और आम भी कौन सा होता है, तो पीला। तो प्रमुख वृक्ष भी कौन सा हो गया, आम हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है, देखिए इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि अब अपन बात कर लेते हैं रंग की। देखिए इसके जो प्रमुख रंग है वो रंग कौन सा है, तो याद रखना रंग तो हो गया कौन सा, पीला। कौन सा रंग हो गया, पीला। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो प्रमुख वृक्ष अपन कह सकते हैं
प्रमुख वृक्ष कौन सा हो गया, तो आम का वृक्ष है वो इस शैली का प्रमुख वृक्ष हो गया। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है इस शैली पर वैष्णव संप्रदाय का कब से प्रभाव पड़ा, यह भी प्रश्न बनता है। वैष्णव संप्रदाय का कब से प्रभाव पड़ा, तो याद रखना वैष्णव समुदाय का या संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है विजय सिंह के कार्यकाल में। और नाथ संप्रदाय का कब प्रभाव पड़ा होगा, तो आप सभी को पता है ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी इन्हीं के कार्यकाल में पड़ा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वैष्णव संप्रदाय का, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव कब से माना जाता है या कब पड़ा, तो याद रखना वो विजय सिंह के कार्यकाल में पड़ा। किसके काल में, विजय सिंह के, ठीक है, महाराजा विजय सिंह थे, विजय सिंह के कार्यकाल में वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। और नाथ संप्रदाय का प्रभाव कब से पड़ा, तो याद रखना नाथ संप्रदाय का प्रभाव अपन मान सकते हैं, ये विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने को याद रखना है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था किसके काल में, तो वो मानसिंह के कार्यकाल में, ठीक है। और इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि इसमें जो प्रमुख पशु पक्षी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना ऊंट, ऊंट आप सबको पता है रेगिस्तान का जो जहाज कहलाता है, तो प्रमुख ऊंट हो गया पशु में। इसके अलावा घोड़ा, इसके अलावा कौवा और चील वो पक्षी जो प्रमुख है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन देखते हैं। प्रमुख पशु और पक्षी, प्रमुख पशु व पक्षी कौन कौन से हैं, तो याद रखना है प्रमुख पशु और पक्षी कौन कौन से हो गए, तो याद रखना पशु पक्षी कौन कौन से हो गए, तो याद रखना ऊंट, घोड़ा, कौवा और चील, ये प्रमुख पशु और पक्षी हो गए, ठीक है। तो ये किस शैली का परिचय होगा, तो याद रखना ये कौन सी शैली का परिचय होगा, ये जोधपुर शैली का। एक बार वापस बता देता हूं फटाफट। जोधपुर शैली की शुरुआत राव मालदेव के कार्यकाल में, स्वर्णकाल जसवंत सिंह और मानसिंह के कार्यकाल में, नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी मानसिंह के कार्यकाल में, मुगल शैली का प्रभाव तो मुगल शैली का प्रभाव उदय सिंह के कार्यकाल में, कंपनी शैली का प्रभाव तख्त सिंह के कार्यकाल में, और वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव विजय सिंह के कार्यकाल में। इसका प्रमुख रंग, प्रधान रंग पीला, प्रमुख वृक्ष कौन सा, आम, और पशु और पक्षी की बात करें तो ऊंट, घोड़ा, कौवा और चील इसके प्रमुख क्या रहे हैं, पशु और पक्षी रहे हैं। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उन चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। देखिए चित्रकारों में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, अगर सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि जो जोधपुर शैली के जो चित्रकार है उसके पीछे दास या भाटी जरूर लगता है, ठीक है। इसके जो चित्रकार है वो दास या भाटी जरूर लगता है इस चित्रकारों के पीछे। तो अपन कह सकते हैं जैसे कौन है, तो जैसे छज्जू भाटी, जैसे दाना भाटी, जैसे भूत भाटी, जीतमल भाटी, इसके अलावा काड़ू, रामू, अपन कह सकते हैं मुन्ना, ये जो सब भाटी है, ये भाटी कौन से चित्र शैली के चित्रकार है, तो ये जोधपुर शैली के हैं। इसके अलावा दास में अपन बात करें तो किशन दास, शंकर दास, शिवदास, देवदास, ये जो विजय दास, ये जो दास है ये किस शैली के चित्रकार है, तो अपन बात कर सकते हैं जोधपुर शैली के। तो अपन लिख सकते हैं कि दास या भाटी जो चित्रकार है वो सामान्यतः कहाँ मिलेंगे आपको, जोधपुर शैली में। इसके अलावा जो भगवान के जो नाम आते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, तो अपन ने बात की नाथद्वारा शैली में, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं, देखिए अब इसके जो चित्रकार है इनके बारे में बात करते हैं। देखिए प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो अपन लिख सकते हैं। देखिए पहले तो अपन विभिन्न प्रकार के भाटियों के नाम लिखते हैं। देखिए एक तो छज्जू भाटी, छज्जू भाटी, एक है दाना भाटी, एक है भूत भाटी, इसके अलावा रामू, काड़ू, मुन्ना, ये आदि जो चित्रकार है किसके, ये प्रमुख चित्रकार है अपनी कौन सी शैली के, जोधपुर शैली के, ठीक है। इसके अलावा जीतमल, ठीक है, ये अपन जीतमल, ठीक है। अब दास की बात करें तो आपको याद रखना है किशन दास, ठीक है, किशन दास, शंकर दास, शिवदास, देवदास, ये सारे किसके प्रमुख चित्रकार है, ये चित्रकार है अपने जोधपुर शैली के। तो अपन लिख सकते हैं अगले, वो इसमें लिख लो आप, किशन दास, शिवदास, देवदास,
किशनदास, शिवदास, देवदास और इसके अलावा अपन शंकरदास, ये आदि जो चित्रकार है वह शंकरदास, ये जो आदि चित्रकार है किस शैली के चित्रकार है, तो याद रखना दास और भाटी जो संबंधित चित्रकार होते हैं वो किस शैली के होते हैं, जोधपुर शैली के चित्रकार होते हैं। ठीक है, और अब अपन जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किस पर, इसके जो प्रमुख चित्र चित्रित हुए हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि मैंने जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ बताए थे 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, और एक और चित्र बताया था ओर्ध नियुक्ति वृत्ति बताया था, ओर्ध नियुक्ति वृत्ति बताया था। ये दोनों चित्र कहाँ कब चित्रित हुए थे, मैंने आपको सुरफर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया था कि सन 1060 ईस्वी में चित्रित हुए थे, और आलेखाकार पाटिल नाम के व्यक्ति ने इनका चित्रण किया था, और ये वर्तमान में उस जैसलमेर के संग्रहालय में संग्रहित है। तो एक चित्र तो ये हो गया। इसके अलावा मैंने आपको और भी बताया था कि इस शैली में भी रागमाला, देखो एक तो अपन ने देखा था चावंड शैली में रागमाला पर चित्रण हुआ, मेवाड़ शैली में भी चित्रण हुआ, और इस शैली में भी रागमाला पर चित्रण हुआ था। और विट्ठल दास चंपावत ने इस शैली में रागमाला पर सन 1623 में चित्रण किया था। इसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो प्रेम कथाएं हैं उन प्रेम कथाओं पर सर्वाधिक चित्रण हुआ है वो कौन सी शैली है, तो याद रखना वो जोधपुर शैली है। प्रेम कथाओं पर जो सर्वाधिक चित्रण हुआ वो कौन सी शैली है, जोधपुर शैली है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, देखिए प्रमुख चित्र, देखिए अब अपन देखते हैं प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र, देखिए प्रमुख चित्र में अपन एक तो अपन बात कर सकते हैं 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं ओध निरुक्ति वृत्ति, ओध निरुक्ति वृत्ति। ये दोनों जो चित्र है ये कब चित्रित हुए, तो आप सभी को पता है 1060 में चित्रित हुए थे। और इसके जो चित्रकार कौन है, तो मैंने आपको बताया था आलेखाकार पाटिल। और ये दोनों चित्र वर्तमान में कहां पर है, तो आप सभी को पता है कहां पर है, ये दोनों चित्र जैसलमेर संग्रहालय में है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं रागमाला पर भी चित्रण हुआ था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। रागमाला पर चित्रण, देखिए रागमाला पर चित्रण इस पर हुआ था, और कब हुआ था रागमाला पर चित्रण, तो सन 1623 में हुआ था। और चित्रित करने वाला कौन सा, तो आपको याद रखना है विट्ठल दास चंपावत। विट्ठल दास चंपावत ने इस पर चित्रण किया था, विट्ठल दास चंपावत। ठीक है, विट्ठल दास चंपावत ने इस पर क्या किया था, चित्रण किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जोधपुर में एक महल है चोखेलाव महल। कौन सा महल है, चोखेलाव महल। इस चोखेलाव महल में राम और रावण के युद्ध के चित्रण है, और इसके अलावा सप्तसती के भी दृश्यों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं अगला जो महल है वो कौन सा है, तो याद रखना चोखेलाव महल, चोखेलाव महल, चोखेलाव महल। और इस चोखेलाव महल में अपन कह सकते हैं किन किन का चित्रण है, तो चोखेलाव महल में चित्रण है राम रावण युद्ध का, राम रावण युद्ध व सप्तसती, सप्तसती के दृश्यों का चित्रण। सप्तसती के दृश्यों का जो चित्रण है वो चित्रण कब हुआ, दृश्यों का जो चित्रण है वो कौन सी शैली में माना जाए, किस महल में है, तो आपको याद रखना है वो महल कौन सा है, चोखेलाव महल। ठीक है, और इसके अलावा जो चित्रकार हुआ है, चित्रण हुआ है, जैसे कि ढोला मारू पर सर्वाधिक चित्रण हुआ है, या अपन कह सकते हैं एक और चित्र है, अपन कह सकते हैं उत्तराध्यान सूत्र। एक चित्र है इस जोधपुर शैली का उत्तराध्यान चित्र, जो कि वर्तमान में कहां पर पड़ा हुआ है, तो वर्तमान में वो बड़ौदा संग्रहालय में पड़ा हुआ है। तो अपन एक बात और कर सकते हैं, इसके अलावा जो चित्र है ये चित्र हो गए, इसके अलावा और भी कोई चित्र है इसमें बात कर सकते हैं अपन उत्तराध्यान, उत्तराध्यान सूत्र। ये जो चित्र है ये कहां पर है, तो आपको याद रखना है ये चित्र कहां पर है, तो अपन कह सकते हैं ये चित्र वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पर है, बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है, बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित, बड़ौदा संग्रहालय में कहां है, क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं ढोला मारू पर भी सर्वाधिक चित्रण हुआ है, जैसे बहुत सारी प्रेम कथाएं हैं ढोला मारू, ढोला मारू पर भी इसमें चित्रण हुआ है, ढोला मारू पर चित्रण, ढोला मारू पर भी चित्रण हुआ है इस शैली में। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कि एक महिला चित्रकार थी जिसका नाम था अनु मल्होत्रा।
अनु मल्होत्रा ने क्या किया, बप्पा जी के नाम से गज सिंह सेकंड का चित्र किया है। ठीक है, बप्पा जी के नाम से गज सिंह सेकंड का चित्रण किया है, और वो कहा किस नाम से किया तो याद रखना, द महाराजा ऑफ जोधपुर। ठीक है, द महाराजा ऑफ जोधपुर ग्लेक्सी ऑन व्हील लिखा। ठीक है, द महाराजा ऑफ जोधपुर ग्लेक्सी ऑन व्हील लिखा, और आपको याद रखना है अनु मल्होत्रा, अनु मल्होत्रा, अनु मल्होत्रा ने बप्पा जी के नाम से, ठीक है, अनु मल्होत्रा ने बप्पा जी के नाम से, बप्पा जी के नाम से गज सिंह का चित्रण किया, गज सिंह सेकंड का चित्रण किया, गज सिंह सेकंड का चित्रण किया। और कौन सा चित्र बनाया तो आपको याद रखना है द महाराजा ऑफ जोधपुर, आपको याद रखना है द महाराजा ऑफ जोधपुर द ग्लेक्सी लिव्स ऑन, लिव्स ऑन। ये गज सिंह का चित्र बनाया था, और किसने बनाया था तो आपको याद रखना है ये चित्र बनाया था किसने तो अनु मल्होत्रा ने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है जसवंत सिंह के कार्यकाल में भी अपन कह सकते हैं प्रेम प्रसंगों पर चित्र बने हैं, जैसे ढोला मारू, इसके अलावा सोहनी महिवाल, इसके अलावा अपन कह सकते हैं महिराम, इन पर जो चित्रण, केशव महिराम पर भी चित्रण हुआ है। ठीक है, तो अपन इसके अलावा जो चित्र की बात करें तो अपन बात कर सकते हैं जसवंत सिंह के कार्यकाल में, जसवंत सिंह के काल में, जसवंत सिंह के काल में अपन बात कर सकते हैं कि एक तो है ढोला मारू, किस पर चित्रण हुआ है, ढोला मारू, ढोला मारू, एक है सोहनी महिवाल, इंपॉर्टेंट है ये सोहनी महिवाल, और इसके अलावा एक है अपन कह सकते हैं केशव महिराम। ठीक है, और उज्ज्वली जेठवा, केशव महिराम, केशव महिराम, और एक है उज्ज्वली जेठवा, उज्ज्वली जेठवा। ये आदि जो जोड़ियां है ये प्रेम प्रसंगों से संबंधित जोड़ियां है, और इन सभी पर चित्रण किसके कार्यकाल में हुआ तो इन सभी पे प्रसंग अपन कह सकते हैं किसके कार्यकाल में हुआ तो अपन कह सकते हैं जसवंत सिंह के कार्यकाल में हुआ। और अब अपन बात कर सकते हैं मान सिंह के बारे में। आप सभी को पता है नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी रहे हैं कौन है, मान सिंह है। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं एक लास्ट और जो राजा है इनके बारे में अपन देखते हैं, और उनका नाम क्या है, मान सिंह है, मान सिंह। देखिए मान सिंह के कार्यकाल में आपको क्या याद रखना है, ये किसके प्रवर्तक थे तो याद रखना नाथ संप्रदाय के, प्रवर्तक नहीं अनुयायी, नाथ संप्रदाय के अनुयायी, नाथ संप्रदाय के अनुयायी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखनी है इसके जो दरबारी जो कवि रहे हैं या इसके जो दरबारी चित्रकार रहे हैं, जिसमें एक तो मतीराम है और एक है वीरजी भाटी। देखिए मतीराम जो रहे हैं आपको याद रखना है मतीराम ने रसराज नामक जो ग्रंथ है, रसराज नामक जो ग्रंथ है उस पर चित्रण किया था। और आपको याद रखना है वीरजी भाटी ने एक बार फिर रागमाला पर चित्रण किया था। जो इसके जो दरबारी है इनके बारे में अपन देखते हैं। एक तो दरबारी कौन है तो अपन देखते हैं दरबारी, एक तो जो दरबारी है उसका नाम है रतिराम, और रतिराम ने रसराज ग्रंथ पर चित्रण किया। और इसके अलावा आपको याद रखना है वीरजी भाटी, एक और जो चित्रकार है या जो दरबारी है कौन है, उनका नाम वीरजी भाटी, वीरजी भाटी। और वीरजी जो भाटी है इन्होंने किस पर चित्रण किया तो याद रखना रागमाला पर चित्रण किया है। ठीक है, किस पर चित्रण किया है, रागमाला पर चित्रण किया है। ठीक है, मानसिंह के कार्यकाल में आपको याद रखना है एक और व्यक्ति थे जो चित्रकार थे, उनका नाम था शिवदास। और शिवदास ने सन 1816 में, ठीक है, सन 1816 में स्त्री को हुक्का पीते दिखाया। ठीक है, जो एक और जो चित्रकार थे उनका नाम आपको याद रखना है शिवदास,
एक और जो चित्रकार थे वो कौन थे, शिवदास, और शिवदास ने अपन कह सकते हैं सन 1816 में अपन लिख सकते हैं स्त्री को हुक्का पीते दिखाया, स्त्री को हुक्का पीते दिखाया या हुक्का पीते चित्रण किया, चित्रण किया। किसने किया, तो याद रखना शिवदास ने किया, और कब किया, तो सन 1618 ने किया। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था के मुलर, जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ को घोड़े पर बैठे हुए चित्रण किया था। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ का, ठीक है, मारवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध है दुर्गादास राठौड़। तो इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं के मुलर ने दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर बैठे चित्रण, घोड़े पर चित्रण किया, घोड़े पर चित्रण किया। ठीक है, घोड़े पर बैठे हुए चित्रण किया था। ये किसने किया था, के मुलर ने। अब अपन बात कर सकते हैं, देखिए मानसिंह के जो दरबारी कवि थे, इसके अलावा मानसिंह के टाइम पर जो चित्रण हुआ है, जैसे ढोला मारू पर चित्रण हुआ है, वेली कृष्ण रुक्मिणी बात पर चित्रण हुआ है, ख्यात पर चित्रण हुआ है, ठीक है, नाथ चरित्र पर चित्रण हुआ है, शिव पुराण पर भी चित्रण हुआ है। इसके अलावा सिद्ध सिद्धांत, कामसूत्र, पंचतंत्र, इन आदि पर क्या हुआ है, किनके कार्यकाल में चित्रण हुआ, तो मानसिंह के कार्यकाल में। ठीक है, तो अन्य मानसिंह के कार्यकाल के जो अन्य चित्र है इनके बारे में भी अपन देखते हैं। मानसिंह के काल के, मानसिंह के काल के अन्य चित्र, अन्य चित्र देखिए कौन कौन से हैं, तो अपन देखते हैं। देखिए एक तो देखिए सबसे पहले तो अपन कह सकते हैं ढोला मारू पर चित्रण, ढोला मारू पर, क्योंकि सर्वाधिक चित्रण हुआ है ढोला मारू पर, मारवाड़ में बहुत चित्रण हुआ है ढोला मारू पर। देखिए इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं वेली किशन रुक्मणी ख्यात पर, वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी ख्यात पर, वेली किशन रुक्मणी ख्यात पर भी चित्रण हुआ है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं नाथ चरित्र और दुर्गा सप्तमती, नाथ चरित्र, नाथ चरित्र, इसके अलावा दुर्गा सप्तशती, इसके अलावा शिव पुराण, शिव पुराण, और इसके अलावा अपन जैसे ढोला मारू, शिव पुराण, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि रुक्मणी और बाज बहादुर पर और कामसूत्र पर, और इसके अलावा पंचतंत्र पर। ठीक है, रुक्मणी, इसके अलावा अपन लिख सकते हैं अगला जो चित्रण है रुक्मणी, रुक्मणी बाज बहादुर, इसका भी चित्रण हुआ है, बाज बहादुर, इसके अलावा पंचतंत्र, ठीक है, इसके अलावा कामसूत्र, और एक और ले लेते हैं सिद्ध सिद्धांत, सिद्ध सिद्धांत पर भी क्या हुआ है, चित्रण हुआ। ये सारा चित्रण किसके कार्यकाल में हुआ, तो ये सारा चित्रण अपन कह सकते हैं मानसिंह के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, तो अपन एक बार क्या करते हैं, जो मारवाड़ शैली पढ़ी है या अपन जोधपुर शैली पढ़ी है उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जोधपुर शैली के बारे में अपन ने क्या क्या देखा, तो देखना, देखिए ये सारा अपन ने देखिए मारवाड़ स्कूल चालू की थी अपन ने, इससे पहले अपन ने नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली और अपने छापरा शैली की चर्चा कर ली थी। ठीक है, और अपन ने फिर देखा कि जोधपुर शैली का जो स्वर्णकाल या शुरुआत कब से मानी जाती है, तो मालदेव के समय मानी जाती है। स्वर्णकाल दो शासकों के कार्यकाल में है, जसवंत सिंह फर्स्ट और मानसिंह के कार्यकाल में। और इस शैली पर अपन कह सकते हैं नाथ संप्रदाय का कब से प्रभाव पड़ा, तो मानसिंह के काल में पड़ा है। मुगल शैली का कब से प्रभाव पड़ा, तो मुगलों से जो वैवाहिक संबंध बनाया था मोटा राजा उदय सिंह, तभी से उदय सिंह के कार्यकाल से अपन कह सकते हैं मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। कंपनी शैली का कब प्रभाव पड़ा, तो अपन कह सकते हैं तख्त सिंह के समय कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव कब से पड़ा, तो विजय सिंह के कार्यकाल में पड़ा। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, इसके चित्रकार और रंगों के बारे में अपन ने देखा कि रंग कौन सा है, तो पीला रंग है।
वृक्ष कौन सा प्रमुख प्रधान वृक्ष है, तो आम का वृक्ष है, दोनों पीले पीले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पशु और पक्षी तो अपन बात करें, ऊंट, घोड़ा, कौवा और जो चील है, ये कौन से पशु पक्षी है, प्रधान पशु पक्षी है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन से होंगे, तो दास या भाटी नाम के जो चित्रकार है वो सामान्यतः आपको कहाँ मिलेंगे, तो जोधपुर शैली में मिलेंगे, ठीक है। इसमें अपन बात कर सकते हैं छज्जू भाटी, दाना भाटी, भूत भाटी, रामू, काड़ू, मुन्ना, जीतमल और इसके अलावा किशनदास, शिवदास ने वो चित्रण किया था हुक्का वाला, ठीक है। देवदास या फिर अपन बात कर सकते हैं शंकरदास, ठीक है। ये चित्र प्रमुख चित्रकार है, ठीक है। ये तो अपने बेसिक चीजें देख ली। फिर अपन प्रमुख चित्रों की बात करें तो चित्रों में अपन ने बहुत सारे चित्रों का वर्णन देखा था। यहाँ पर 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी और ओद निरुक्ति वृत्ति, इसका चित्रण 1060 में हो चुका था। और रागमाला पर 1623 में चित्रण किया था विठल दास संपादक ने। चोखेलाव महल में भी चित्रण हुआ है, उसमें आपको याद रखना राम रावण युद्ध का और सप्तसती के दृश्यों का भी चित्रण कहाँ हो रखा है, चोखेलाव महल में हो रखा है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराध्यान सूत्र जो वर्तमान में ये जो चित्र है ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो बड़ौदा संग्रहालय में संग्रहित है। इसके अलावा ढोला मारू पर अनेक चित्रण हुए हैं। इसके अलावा अनु मल्होत्रा ने गज सिंह का चित्र बनाया है। और अपन बात कर सकते हैं जसवंत सिंह के कार्यकाल में अपन कह सकते हैं ढोला मारू, सोहनी महिवाल, केशव महिराम, उज्ज्वली जेठवा, ये सारे चित्रण किसके कार्यकाल में हुए हैं, जसवंत सिंह के कार्यकाल में। और सबसे जो इंपोर्टेंट अपन ने देखा मानसिंह के कार्यकाल में जो दो दरबारी कवि थे, एक तो दरबारी चित्रकार थे, एक तो रतिराम था और एक था वीरजी भाटी। रतिराम और वीरजी भाटी। वीरजी भाटी ने तो रागमाला पर चित्रण किया और रतिराम ने किस पर किया, रस राज पर चित्रण किया, ठीक है। इसके अलावा शिवदास ने आपको याद रखना है स्त्री को हुक्का पीते दिखाया सन 1816 में। और के मुल्लर ने दुर्गादास राठौड़ को घोड़े पर बैठे हुए चित्रण किया है, ठीक है। और मानसिंह के जो अपन ने अन्य चित्र थे मानसिंह के कार्यकाल के वो भी देखे अपन ने, जिसमें एक तो था ढोला मारू और दूसरा वेली कृष्ण रुक्मणी पर ख्यात, तीसरा नाथ चरित्र, इसके अलावा अपन ने दुर्गा सप्तशती, इसके अलावा शिव पुराण, रुक्मणी बाज बहादुर, पंचतंत्र, कामसूत्र और अपन ने देखा है क्या, सिद्ध सिद्धांत देखा है। तो दोस्तों आज अपन ने लगभग 4 से 5 शैलियों की चर्चा की है और अपन ने मारवाड़ स्कूल की भी चर्चा कर ली है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहे। मैं फिर कह रहा हूँ अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। और साथ ही साथ आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।